हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ने वाले हैं। बच्चों, चिट्ठी का सफ़र पहले जब एक व्यक्ति को अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता था तो वो चिट्ठी का सहारा लेता था, परंतु उससे भी पहले एक दूसरे तक खबर पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? कबूतर का। तो ये धीरे धीरे पहले कबूतर, फिर चिट्ठी, तो और आज हमारे पास है मोबाइल। बहुत से ऐसे साधन हैं, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, जिसके द्वारा हम कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में अपना खबर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं चिट्ठी का सफ़र कैसे शुरुआत हुआ, चिट्ठी के सफ़र की। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते, सही समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। कोई भी चिट्ठी सही पते पर कैसे पहुँचेगी? सही पता लिखने पर, है ना। उस जगह का सही एड्रेस लिखेंगे तभी वह चिट्ठी सही जगह पे पहुँचेगी। तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं? तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं? वहाँ का डाक टिकट भी हमको लगाना पड़ता है चिट्ठी के ऊपर। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाए? पूरे और ठीक पते क्या क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? और स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर होता है? तो बच्चों, ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। अगर हम चिट्ठी लिख रहे हैं तो ये सभी चीज़ें सही होनी चाहिए। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। डाक टिकटें जो कि भारत सरकार द्वारा बनाई हुई टिकटें हैं, जो कि ये भी कलेक्ट करने का किसी किसी का शौक़ होता है ना। तो इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। बच्चों, पहले पोस्ट कार्ड हुआ करते थे। ये चिट्ठी लिखने का सरल और सहज ही उपाय होता था। ये सस्ता भी होता था, अंतर्देशीय भी होता था। साथ ही साथ इसमें व्यक्ति जो भी खबर सामने वाले को पहुंचाना चाहता था उसमें आराम से वो लिख देता था और खबर उस तक पहुंच जाती थी। बस शर्त ये है कि इसमें अब हमको एड्रेस प्रॉपर लिखना होता है। जो भी पता है, जहाँ भी हमको पहुँचाना है, उसका पता पूरा और सही तरीके से लिखना होता है। जैसे और यहाँ जो लाइन दिख रही है, इसमें आपको पूरा एड्रेस लिखना होता है जहाँ हमको चिट्ठी पहुँचाना है। यहाँ देखिए एक उदाहरण है। अगर हमको राजभवन लखनऊ उत्तर प्रदेश में चिट्ठी पहुँचानी है तो वहाँ का पिन कोड भी हमको लिखना होता है, और साथ ही साथ पहुँचाने वाला, जो संदेश पहुँचाने वाला है, उसका भी एड्रेस नाम के साथ होना चाहिए। यहाँ आपको अंतर्देशीय दिख रही है। तो पहले ये बहुत सरल तरीका था चिट्ठी पहुँचाने का, आजकल भी मिलता है, पर आजकल हम इसका उपयोग बहुत ही कम करते हैं। चिट्ठी लिखने के बाद पोस्ट कार्ड में और अंतर्देशीय में लिखने के बाद, सही पता लिखने के बाद हम इसमें लेटर बॉक्स में डालते थे और डाकिया आकर ये लेटर बॉक्स से चिट्ठियाँ निकाल के सही जगह पर पहुंचाता था। बच्चों, आपने वो जो एड्रेस देखा, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा। के लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। बच्चों, जब भी हम चिट्ठी पहुंचाते हैं, चिट्ठी में सही पता लिखते हैं, तो सबसे पहले हमको छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी तक पहुंचना होता है। जैसे छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बा, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम लिखना होता है। और शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। जो मैंने आपको नंबर दिखाया है ना नीचे, वह पिन कोड है। बच्चों, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। पिन, PIN, इसका फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है।
आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए NCERT का भेजे गए लिफाफा पर लिखा अंक है 110016, मतलब पहले स्थान पे दिया गया यह अंक बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। मतलब अलग अलग शहर का अलग अलग नंबर होता है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करता है कि यह दिल्ली के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक 0, 1, 6 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जा रही है। आप भी अपने मोहल्ले का पिन कोड पता करेंगे। बच्चों, बहुत से व्यक्तियों को डाक टिकटें संग्रह करने का भी शौक होता है। यहाँ मैं आपको कुछ डाक टिकटें दिखा रही हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले संदेश वाहक कौन था? कबूतर। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय पर डाक पहुंचाने का काम करते थे। कबूतरों के साथ साथ फिर पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने घुड़सवार पर हरकारे हुआ करते थे। हरकारे मतलब संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति हुआ करता था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाता था। साथ ही साथ वह डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में न आने का डर उसे हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि वो जंगल के एरिया से जाता था तो हमेशा उसे डर रहता था कि कोई डाकू, लुटेरा या जंगली जानवर उस पर हमला ना कर दे। परंतु आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम और पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आज भी बच्चों ऐसे हरकारे हैं जो कि डाक पहुंचाने का काम करते हैं। परंतु आज हमारे पास तो संदेश के नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। कौन से साधन हैं? टेलीफोन है ना, ईमेल, बहुत से ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा हम अपने संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो कबूतर के बाद धीरे धीरे हमने ऐसे व्यक्तियों को रखना चालू किया जो कि हमारे पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए, जिसे हम डाकिया भी कहते हैं, है ना। आप चिट्ठी का सफ़र पाठ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे कबूतर के बाद हरकारे, डाकिया और धीरे धीरे अभी के आधुनिक साधनों के द्वारा हम अपना समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। आज भी कई जगहों पर ऐसे ट्रेन किया हुआ कबूतर होता है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल तक होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो या तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। दूसरा विश्व युद्ध आपको मालूम है ना, तो उस समय भी ये कबूतर हमारे बहुत सहायता करती थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक खबर पहुंचाने में। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम क्या है? ग्रे नेक। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता और उनका एड्रेस दिया हुआ है। तो बच्चों, आपको चिट्ठी का सफ़र समझ में आया कि कैसे हमने चिट्ठी का सफ़र कहाँ से शुरुआत की और आज हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।